उनकी करे, जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे, जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें, थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे, जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे, सबके सुख की कामना रहती जिनकी कल्पना। निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे, जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे।
जया काकू, हम शुरू कर सकते हैं। जी। शुरू करें। जी, कर सकते हैं। सभी को नमस्ते। बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। योगेश भैया को प्रणाम। शिक्षा के मानवीयकरण कार्यक्रम अंतर्गत परिवार सहज व्यवहार अभ्यासक्रम केंद्रित 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि 26 मार्च से अपना ये सत्र शुरू हुआ है, उसका जो उद्देश्य था वो था कि मध्यस्थ दर्शन वाङ्मय में प्रस्तुत मूल सूचनाओं का विधिवत पठन होना, प्रचलित शिक्षा में चेतना विकास विकास मूल्य शिक्षा रूपी विकल्प की प्रस्तुति, योग्य मानसिकता का विकास होना, प्रातःकालीन बेला में परिवार की तीनों पीढ़ियों के लिए प्रेरक प्रश्नोत्तर एवं प्रस्तुतियां, रात्रिकालीन सत्र में छोटे समूह गोष्ठियां में सामूहिक ऑनलाइन पठन और वर्ष में 2 बार ऑफलाइन स्नेह मिलन। इस उद्देश्य से शुरू किया हुआ ये 10 वर्षीय पठन सत्र में अभी तक हमने साधन भैया, सुरेंद्र पाल भैया, श्रीराम भैया, सुरेंद्र पाठक भैया, श्रवण कुमार भैया, चंद्रशेखर भैया, योगेश भैया, जिगर भैया और पुष्पेंद्र भैया को सुना। इन सभी का अभी तक जो हमने सुना और योगेश भैया ने अभी तक जो मूल्यों के बारे में हमने साथ बात रखी, उसको सुन के लिखने का प्रयास, जो समझ में आया उसको लिखने का प्रयास और अपने अंदर जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं उसको लिखने का प्रयास करेंगे, तभी तो ये अंदर स्थिर होगा, आगे की पीढ़ी के लिए एक कंटेंट के रूप में बन पाएगा। आगे जाके अपने अभ्यास भी इसमें जुड़ेंगे। अभी योगेश भैया ने जो बात की और हमारे साथ जो लॉजिक चर्चा में लाए, वो सारा देख के मैं ये कह सकती हूँ कि इतना मूल्यों पर डिटेल चर्चा अभी तक कहाँ भी नहीं हुआ है। उनके बताने में ऑब्जर्वेशंस, एग्जाम्पल्स, आजकल की समस्या का विवरण भैया देते हैं और इसको लिखित रूप में लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये सेशन या सत्संग बन के रह जाएगा। शिक्षा की वस्तु बनाने से रिसर्च के लिए उपयोगी कंटेंट बनेगा, अध्ययन में भी कुछ स्किल बिल्डिंग का काम हो, इस चीज को सोचते हुए आज की प्रस्तुति है। हायर एजुकेशन का कंटेंट बनाने के लिए और बेसिकली सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इस सब के संदर्भ में अंतर संबंध की स्टडी है, उसके आधार पर आज की ये प्रस्तुति है। अभी तक योगेश भैया ने जो बात रखी है उसको एकेडमिक एजुकेशनल कंटेंट के रूप में हम किस तरह से लिखे, उसका एकेडमिकली स्वरूप कैसे होना चाहिए, एकेडमिक व्यू पॉइंट से क्या क्या चीज आनी चाहिए, हर एक टॉपिक को कैसे विस्तार से लिखना है, उसकी लॉजिक बिल्डिंग कैसे हो, ये सब पॉइंट्स आरती बेटा जी आपके सामने रखकर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो अंत में हमें प्रश्न भी पूछना है, तो प्रस्तुति दरमियान जो प्रश्न आपके मन में उभरेंगे उसको नोट करके रखना है। तो मैं आरती बेटा को निमंत्रित करती हूँ कि अपने संक्षिप्त परिचय के साथ वो आपके सामने आपकी प्रस्तुति
यहाँ सादर करें। आरती बेटा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक म्यूट रखें। मेरी आवाज क्लियर है? जी बेटा जी। और क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम आरती है और अभी मैं दिल्ली में पली बड़ी, और मेरा जो परिवार है, मेरा मायका दिल्ली में है, और अभी मैं कर्नाटका में हुबली के पास एक टाउन में सिरसी करके एक टाउन है, वहाँ अभी मैं अभी रहती हूँ अपने परिवार के साथ। विवाह के बाद अपने परिवार के साथ मैं यहाँ पे रहती हूँ। और अभी जो मेरी पढ़ाई अभी तक एमए सोशियोलॉजी में हुई है, और मैंने इसके बाद करीब 2 साल मानव तीर्थ में रह के अध्ययन किया। और उसके बाद से जो हमारा रिसर्च शोध का काम है दर्शन की रोशनी में, जिसमें हम इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन को किस तरह से हायर एजुकेशन में लेके जा सकते हैं, दर्शन की रोशनी में उसकी समझ के साथ उसको विकल्प के रूप में समझते हुए, इस पर मेरा प्रयास अभी चल रहा है। करीब पिछले 1.5 साल से इस ग्रुप के साथ में जुड़ी हुई हूँ। और आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। बाबा जी को नमन और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सभी के प्रति कृतज्ञता, स्पेशली योगेश चाचा के प्रति जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और मेरी ग्रोथ के लिए काफी इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो मैं इस 1.5 साल में रह ले पाई, ऐसा मुझे लगता है। और साथ ही साथ इस प्रस्तुति को तैयार करने के लिए संदीप चाचा, प्रोमिला मासी और अखिलेश चाचा, इन सभी का कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। काफी देर मेहनत करके इन लोगों ने मेरे साथ लगा के हम सब ने मिलके ये प्रस्तुति को तैयार किया है। मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। इसमें मैंने कुछ सत्रों के संदर्भ लिए हैं। इसमें कुछ भी कमियां हो, कोई भी गैप्स हो, तो वो मेरी तरफ से जरूर हो सकते हैं। आप सबका सबसे निवेदन है कि मुझे ध्यान दिलाएं ऐसे गैप्स और जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें। साथ ही साथ इसको हम और समृद्ध कैसे बना सकते हैं, इसको शिक्षा की वस्तु कैसे और अच्छी तरह बना सकते हैं, उसके लिए आपके पास कोई इनपुट्स हो तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करें। इस बात को इतना रखते हुए मैं आज की प्रस्तुति को शुरू करना चाहूंगी। आज की प्रस्तुति का मेन जो बैकग्राउंड वो ये है कि जितना भी अभी तक हमने सुना सत्रों में, उसको हम पाठ्य पुस्तक लेखन के रूप में किस तरह से लेकर आए, इसके लिए हमारा हम किस तरह के गतिविधियां, किस तरह के प्रोसेसेस को फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर मेनली ये प्रस्तुति बेस्ड है। आज का जो सेशन है उसमें मैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, इस पर मेरी प्रस्तुति मेनली फोकस रहेगी। पहले तो किसी भी पुस्तक लेखन का जरूरत आवश्यकता क्या है। दूसरा, इसका अगर हम लिखेंगे तो उसको एक क्रमबद्ध तरीके से जो शिक्षा की वस्तु बन पाए, उसको कैसे लिखेंगे। तो अभी जो 1.5 साल में मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसमें मुझे लगता है कि इंडिया में एटलीस्ट जो इग्नू का जो करिकुलम है, जो स्टडी मटेरियल है, उसको हम एक मॉडल के रूप में ले सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए हम एकेडमिक कंटेंट बना सकते हैं, ऐसा हमारी स्वीकृति हुई।
और उसी क्रम में मैं आज की भी प्रस्तुति रखना चाहूंगी। इसमें जो स्टेप्स रहेंगे उसमें जैसे सबसे पहले योगेश चाचा जी के भी जो सेशंस हैं उसमें मेरा ध्यान जाता है कि कई सारी जो बातें हैं आजकल के समाज में क्या क्या इश्यूज हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को लेके स्वयं में, परिवार में और समाज में, उसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन होता है। तो ये संदर्भ लेते हुए, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट लेते हुए हमारे परिवार का, स्वयं का और समाज का, हम एक कंटेंट को, उसके मेन कंटेंट को प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि जो इसकी नीड है वो अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए कि ऐसी किसी वस्तु को समझने की नीड क्या है। उसके बाद इसका जो उद्देश्य है, हमारे स्वयं में हमारे अभ्यासों के लिए क्या क्या उद्देश्य है, उसको मैं रखूंगी। उसमें हमारा विचार अभ्यास, हमारा व्यवहार अभ्यास और जो भी हम लोगों को अभ्यास करने हैं उसके बारे में भी काफी सारे इनपुट्स मुझे लगता है कि हमने सत्रों में सुने हैं। इसको भी हमें विस्तृत तरीके से लेखन करना चाहिए, ताकि सर आप में से कोई कुछ बोल रहे हैं? आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें, क्योंकि मैं ही होस्ट हूं तो मैं साथ साथ में थोड़ा करना मुश्किल होगा जी। इसके बाद उद्देश्य के बाद जो मुख्य कुछ शब्द हैं, कीवर्ड्स हैं, जो हमारी लेखन में अगर हम लिखते हैं तो उसके उसको किस संदर्भ में यूज किया जा रहा है, हर वर्ड को, उसकी परिभाषा क्या है और हम किस कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात कर रहे हैं, इसको भी परिभाषित करना हमारे लेखन में मुझे लगता है कि जरूरी है। और उसके बाद लास्ट में इसका पूरा संदर्भ क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे अगर मूल्यों की चर्चा हो रही है तो उसको किस कॉन्टेक्स्ट में रखा जा रहा है और इसका मेन विषय वस्तु क्या है, और इसी के साथ साथ एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इस तरह से हम एक प्रस्तावित है कि हम किसी भी वस्तु को अगर शिक्षा की वस्तु के रूप में लेके जाना है तो इस तरह से अनुक्रम हम फॉलो करते हुए इसको डेवलप कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के रूप में। अब ये बात आती है कि हम सब अगर ये सत्रों को सुनते हैं और हमें सुन के अच्छा ही लगता है और हम अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, हमारी समझ भी बनती है, तो इसको लिखने की क्या आवश्यकता है? तो मेरा ध्यान गया कि लिखने की आवश्यकता दो रूप में मैं देख पाई। एक तो अपने ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, और एक कंट्रीब्यूशन या भागीदारी के लिए लिखने की आवश्यकता है, ऐसा लगता है। अपने में जो भी ये काफी कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं, जैसे हम मूल्यों की बात करते हैं, उसको कई सारे कॉन्टेक्स्ट में, कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ रखा जाता है सत्रों में। तो उन मूल्यों को ठीक से समझने के लिए, उसमें कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए लेखन काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा मुझे लगता है। और अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, अपने विचार अभ्यास और व्यवहार अभ्यास, अपने जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं उसको और पुष्ट करने के लिए अगर हम किसी कागज में इसको उतारते हैं तो हमारी क्लैरिटी और अपने अभ्यासों के लिए हमें एक दिशा बहुत स्पष्ट तरीके से मिलती है, ऐसा लगता है। दूसरा, इसमें एक कंट्रीब्यूटरी, मतलब हम कुछ समझ रहे हैं तो उसको हम आगे की पीढ़ी के लिए, हम और लोगों को भी उपलब्ध करा सकें, सहज रूप में उपलब्ध होने के लिए भी लिखना जरूरी है, ऐसा लगता है। तो इसमें सबसे पहले तो शिक्षा के लिए एक वस्तु के रूप में ये जाए, ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस जो परिवार के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट लेके वैल्यूज के बारे में, हमारे लाइफ के पर्पस को के बारे में जो भी बात होती है, उसको शिक्षा की वस्तु बनना जरूरी है। इस तरह से इसका लेखन का अनिवार्यता दिखती है मुझे। और उसी के साथ साथ एक भागीदारी के रूप में, जैसे अभी हम इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक फिलोसफिकल व्यू पॉइंट से चर्चा को लिया जा रहा है, पर इसमें शास्त्रों का, जैसे समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और
अर्थशास्त्र, उसके भी कई सारे रेफरेंसेस आते हैं। तो ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी क्या क्या कनेक्शंस हैं और उसका क्या अंतर संबंध है, उसको समझने के लिए, उसका एक पर्सपेक्टिव को समझने के लिए भी लेखन अनिवार्य है, और हम सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। इसमें क्या प्रोसेस रहेगा, कुछ स्टेप्स के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी, जो लेखन के लिए हम फॉलो कर सकते हैं। अगर फॉलो करते हैं तो हमारा लेखन, हमारी समझ ज्यादा इजीली हम इस काम को कर भी पाएंगे, और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी ज्यादा एक्सेसिबल होगा। तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक प्रयोजन को, हमारा जो लिखने का लक्ष्य है या हमारे जो भी सत्र है उसको समझने का क्या लक्ष्य है, इसको हम स्पष्ट करें। शुरुआत में एक इंट्रोडक्टरी जो भी एक हमारा लेख है उस रूप में रहे, और हमारे जो भी स्टूडेंट्स या जो भी इसको पढ़ेंगे उस उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम लिखते हैं तो हमारी बात ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएगी, ऐसा लगता है। और इसको लिखने के लिए जो हम एक तरह से प्लान तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आउटलाइनिंग दे सकते हैं, जिसमें हम अपने ही थॉट्स को, जो हमने सुना एक एक सत्र में, उसी थॉट को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके उसको एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, जिसमें एक पहले परिचय के रूप में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह के अभ्यास इसमें बताए गए हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, ये सारा इंट्रोडक्शन का भाग बन सकता है। और इसी के साथ इसमें फिर कीवर्ड्स, जैसे मैंने बोला, कुछ कीवर्ड्स को हम ध्यान में रख के लेखन में लिख सकते हैं, उसको किस संदर्भ में यूज किया जा रहा है उसको भी हम ले सकते हैं इसमें अपने लेखन में। इसके अलावा इसका जो मेन कंटेंट है उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट है, जैसे अगर मूल्यों की चर्चा होती है तो उसमें इंडिविजुअल का कुछ कॉन्टेक्स्ट है, हमारी मानसिकता का कुछ कॉन्टेक्स्ट है, फिर अपने परिवार का कुछ कॉन्सेप्ट है, समाज का कुछ कॉन्टेक्स्ट है। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम मूल्यों को समझ रहे हैं। इसकी स्पष्टता होना कि किसी कॉन्टेक्स्ट में, बिना कॉन्टेक्स्ट के हम मूल्य को नहीं समझ रहे, किसी कॉन्टेक्स्ट में हम समझ रहे हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट भी स्पष्ट होना हमारी लेखन में जरूरी है। तो उसमें फिर हमारी समाज को लेके क्या एक्सपीरियंसेस बने, हमारे परिवार में क्या क्या एक्सपीरियंसेस बने, वो सभी चीज हमसे कैसे जुड़ता है, ये चीज हमारी जो ड्राफ्टिंग है, हमारा जो कंटेंट ड्राफ्ट होगा उसमें आएगा। और लास्ट में कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स में हम किस तरह के आगे इसमें अभ्यास कर सकते हैं, किस तरह से हमारा आगे का क्रम रहेगा, ये सारी चीजें एक हमारा इसमें निष्कर्ष जो भी बने उसको भी हम इसके कंक्लूजन्स में या निष्कर्ष के भाग में लिख सकते हैं। इस तरह से पूरा एक स्टेप्स जो है वो अभी तक मैंने शेयर किया। अगर हमें लेखन की तरफ अपना ध्यान लेके जाना है तो हम इस तरह से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, प्रस्तावित है ये। और इसको आप लोग भी अपने इनपुट्स देके इन बिंदुओं को और स्पष्ट कर सकते हैं, इसको और समृद्ध भी कर सकते हैं हम मिलके। अब योगेश चाचा की पिछली दो प्रस्तुतियों को जो 9th में और 10th में को उन्होंने दिया था, जो मूल्यों की चर्चा शुरू होने से पहले एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग की चर्चा हुई थी, उसको संदर्भ लेते हुए मैंने प्रयास किया है कि मैं कुछ लेखन कर पाऊं, उसको आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं कि लॉजिक बिल्डिंग के लिए कुछ पॉइंट्स जो हम ऐड कर सकते हैं, वो भी हम इसमें एक प्रयास मैंने किया है। जैसे फर्स्ट जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एज सच क्या है, तो ये जो भी हमारे सोशल इश्यूज हैं उसका सही विवरण जो हम एड्रेस करना चाहते हैं इस लेखन के द्वारा, उसका अच्छे से विवरण करने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का अगर हम एक लेख लिखते हैं तो उसकी अच्छे से
जो भी हमारी अभी की स्थितियां हैं उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। उसके लिए हम क्या क्या चीजें एक सॉल्यूशन के रूप में, एक रेजोल्यूशन के रूप में इस हमारे लेख में किस तरह का विकल्प प्रस्तुत किया है, उसको हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और जनरली रिसर्च देखें या एकेडमिक कंटेंट देखें तो ये एक बहुत फाउंडेशन के रूप में एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिससे हमारा जो भी लेखन है, जो भी कार्यक्रम है, उसको सही दिशा मिल पाती है। तो इसमें हमारा क्या स्कोप है, हमारा जो भी लेखन है उसका क्या, प्रोजेक्ट का फोकस क्या है, हमारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स या हमारे जो विजन है ये सारे कार्यक्रम में वो क्लियर होता है। हम और हमारे जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उसके लिए क्या इश्यूज को हमने आइडेंटिफाई किया वो जरूरी है, ताकि हमारा जो भी हम मार्गदर्शन दे रहे हैं उसके लिए एक अच्छी भूमिका सेट हो पाए। तो अभी तक के जो सत्र है, जो जैसे मैंने बताया 9th और 10th मई को हमारी जो चर्चा हुई थी वो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था पर हुई थी। और 3 पीढ़ी के परिवार में एक बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ जीने के रूप में हमारे क्या क्या अभ्यास हो सकते हैं उस पर हमें एक चिंतन मनन और हमारा क्या अभ्यास हो इस पर ध्यान दिलाया था। तो इसमें समाज स्वयं में, परिवार में और समाज के अंतर्निहित समस्याओं की भी चर्चा हुई थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के रूप में। तो अभी जो इसमें मैं समझ पाई कि अभी दिखता है कि जो हमारी भाषा है उसमें ही मानवीय भाषा किस तरह से हो वो अभी स्पष्टता नहीं है। उसके गैप में हमारे सभी की भाषा में एक अहंकार दिखता है। और जैसे हम लोग सभी जो प्रौढ़ रूप में, एक मैच्योर इंडिविजुअल्स के रूप में अभी जो भी काम कर रहे हैं अपने समाज में, अपने परिवार में, हम लोग एक बुजुर्गों और बच्चों के बीच में एक एज के रूप में, एक कड़ी के रूप में है। वो दो ध्रुव हैं और हम वो बीच की कड़ी हैं। तो हमारे जो भी मानसिकता है उसमें भी कुछ ग्रंथियां, कुछ गठाने, कुछ कॉम्प्लेक्सेस नजर आते हैं, ऐसा भी हमारी चर्चा में आया था। और अभी हमारे सबके निष्कर्ष की जगह अपने अपने मत बने हुए हैं, और उसके अनुसार हमारी जो भी हम प्रतिक्रिया देते हैं, जो भी हमारा जीना है, जो भी हमारा बिहेवियर है, कुछ मतों के अनुसार है, कुछ हमारे पूर्वाभ्यास के आधार पर बन चुके हैं, और जो कुछ ऐसे भी मत हमारे बने हैं जो दर्शन से जुड़े हुए उसके बाद हमारा नए नए ये डेवलप हुए। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रूप में एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसको हमें विस्तार से लेखन में लेकर आना चाहिए। हमारे लक्ष्य में एक समानता, स्पेशली परिवार में लक्ष्यों में और कार्यक्रम में एक सूत्रता हो, ऐसा अभी नहीं दिखता। अभी की हमारी स्थितियों में ऐसी स्थिति नहीं दिखती, ऐसा लगा। और परिवार भी जो है ज्यादा सुविधा केंद्रित, जो भी हमारी कृतियां हैं, अगर वो साथ में हम जो भी कृतियां करते हैं वो भी सुविधा केंद्रित रहता है, ऐसा हमारी चर्चा में आया। और एक हमारी जो संस्कृति है उसमें भी एक सूत्रता नहीं है, जिसके वजह से कई सारी चीजें, जनरेशन गैप्स है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, चर्चा नहीं कर पाते, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है। ऐसे कई सारी चीजें हमारी संस्कृति में एक सूत्रता ना होने के वजह से ऐसे संघर्ष हमारे परिवारों में उत्पन्न हुए हैं, ऐसा चर्चा हमने करी। और समाज में भी युद्ध से भय मुक्ति, मतलब युद्ध की ज्यादा, क्योंकि हम सबका ध्यान परिवारों में रिसोर्सेस पर है और रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो हम सब में एक इनसिक्योरिटी है, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से सबको यही लगता है कि हमें ज्यादा रिसोर्सेज या हम ज्यादा कैसे पालें, इसीलिए युद्ध की
स्थितियां हम सबके बीच में अभी दिखती हैं। तो उद्देश्य के रूप में अगर कुछ भी हम लिखते हैं, कुछ भी पाठ्यक्रम हम लिखते हैं या कुछ भी सुनते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो उसको भी हम अपने लेखन में स्पष्ट रूप से लिखें। तो उद्देश्य बेसिकली क्या है? कुछ हमारे क्लियरली स्पेसिफिक मेजरेबल जो गोल्स हैं, एज एन इंडिविजुअल, एज अ ग्रुप, जो हम सोच पा रहे हैं इस अध्ययन के कार्यक्रम से, अपने लेखन के कार्यक्रम से, शिक्षा में जो भी हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसका कुछ उद्देश्य है। उसको स्पेशली अगर हम एकेडमिक कंटेंट की बात करें तो ये कुछ मेजरेबल गोल्स होते हैं जिसको हम अपने पाठ्य पुस्तक में लेकर आ सकते हैं। तो ये एक डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं, एक फोकस प्रोवाइड करते हैं और एक बेसिस बनते हैं हमारा, जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं, जिस तरह से भी हम जैसे अपने सत्रों को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम जो भी प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, उसको किसी उद्देश्य के आधार पर करते हैं और उसको भी लिखना हमारे लिए ऐसा लगता है कि जरूरी है। तो हमारे लिए इस पूरे सत्र में, जैसे 2 सत्रों का मैंने संदर्भ लिया, इसमें क्या उद्देश्य स्पष्ट हुए, इसको मैं आगे लिखना चाहूंगी। तो चिंतन अभ्यास के रूप में या हमारी अंडरस्टैंडिंग के रूप में कुछ पॉइंट्स उन सत्रों में आए जिसको मैंने लिखा, जिसमें पहला पॉइंट है अध्ययन में मतलब अध्ययन के माध्यम से हमारी बौद्धिक स्पष्टता या वैचारिक स्पष्टता बने, जिसमें बाबा जी के जो भी लेख हैं उसको संदर्भ मानते हुए हमारे अध्ययन के प्रयास हों, मतलब अनुभव की साक्षी में हमारा अध्ययन का एक एक्सेप्टेंस बने, उसमें एक निष्ठा बने। ये हमारे लिए एक चिंतन अभ्यास का मुद्दा है। दूसरा, जो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था है उसकी स्पष्टता होना। उसकी स्पष्टता किस लिए अनिवार्य है? तो हमें जो शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य के अंतर संबंध को समझने के लिए, अगर संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की समझ हम में बनती है तो हमारे शिष्ट मूल्यों की समझ ज्यादा स्पष्ट होगी, वो हमारे व्यवहार में ज्यादा स्पष्टता से जाएगा। और उसी के साथ साथ जो भी वस्तु हम उपयोग कर रहे हैं या विनिमय जो भी कर रहे हैं, उसमें श्रम मूल्य को समझते हुए, हम वो अंतर संबंध समझते हुए हर चीज को एक्सेस करें, देख पाए, ऐसा एक हमारा अभ्यास बने। तीसरा, आपसी जो संबंध है अपने जो भी संबंध में, जैसे आजकल ये हम सब लोगों में हम कनेक्ट कर पाएंगे कि हम लोग ज्यादा कंप्लेन्स में, त्रुटियों में ज्यादा फोकस करते हैं, अपने त्रुटियों में भी और दूसरों की भी त्रुटियों में। तो हमारी चर्चा में ये बात आई थी कि हम ऐसे क्रिटिसिज्म ओरिएंटेड ना बनते हुए परंपरा के परिप्रेक्ष्य में जो भी इश्यूज हैं उसको देख पाए और परंपरा में क्या गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाए, और बाबा जी जो लेखन लिख रहे हैं उसमें परंपरा के संदर्भ में वो क्या बात कर रहे हैं उसको हम जिस तरह से वो बोल रहे हैं उसी रूप में हम समझ पाए। तो फोर्थ पॉइंट एग्जैक्टली यही है कि यथार्थता की समझ, मतलब जो भी यथा अर्थ हम अपनी जो भी चिंतन अभ्यास में ये प्रयास करें कि जिस तरह से, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिन शब्दों को यूज करके बात बोली जा रही है, उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी तर्क संदर्भ विधि से हम अपनी बात को समझ पाए और उसको लिख पाए। ऐसा हमारे लिए चिंतन अभ्यास के लिए एक बैकग्राउंड मिलता है। ये हमारा मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वो अपने अंदर हमें क्या काम करना है, क्या ध्यान देना है, उसके लिए ये पॉइंट्स है। दूसरा, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जितना भी हम अभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो स्वयं में, पहले तो स्वयं में वो एक हमारे स्मृतियों में, हमारे मनन में बैठे और वो हमारे अंदर पहले तो स्वीकृत हो।
कि इश्यूज हैं वो स्वीकृत हो, जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं वो स्वीकृत हो, जो जिस जिस तरह से बात रखी जा रही है, जिस भाषा के साथ बात रखी जा रही है, जिस परिभाषा के साथ बात रखी जा रही है, वो हमारे अंदर स्वीकृत हो, ऐसा हमारे लिए एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का बिंदु है। जो हमारी चिंतन अभ्यास के क्षेत्र में जब हम कार्य करते हैं, तो हमारे शक्तियों का अंतर नियोजन की जो बात हुई वो भी हमारे ध्यान में रहे। और ये हमारा एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का मुद्दा है कि हम मानव के रूप में एक सार्वभौमता की समझ के साथ इस काम में बढ़ना चाहते हैं। उस रूप में हमारे कार्य व्यवहार, हमारे समझ में एक सहज ता आए, विशेष ना बनते हुए सहज कॉमन कैसे हम अपने आप को समझ पाए। अस्तित्व में सभी इकाइयों में हम भी एक इकाई हैं और हमें सार्वभौमता की सूचना मिली है, उसको समझने के रूप में अभी हम अभ्यस्त हैं। ये हमारे रिफ्लेक्शन में आए। स्वयं में मूल्यों को समझने की हम सभी में एक प्रेरणा बने। वो हमारा अगर चिंतन अभ्यास अच्छा रहेगा, हमारे अंदर सार्थक रिफ्लेक्शंस हो पाएंगे, तो धीरे धीरे करके मूल्यों को समझने की प्रेरणा बनेगी। अभी जो भी इश्यूज है, जो भी समस्याएं हैं, जो इंडिविजुअल सेंट्रिक हम हो गए हैं, उसकी जगह हम मूल्यों की समझ के लिए एक अभ्यस्त हो पाएंगे, उसके लिए प्रेरणा बन पाएगी। फिर एक दूसरे को, अपने संबंधी को जीवन के रूप में पहचान पाए। जो भी अपनी गठाने हम में बन गई, जो भी कॉम्प्लेक्सेस बन गए हमारे जीने के क्रम में, हमारी मान्यताओं के क्रम में, उसकी जगह हम लक्ष्य पर हमारा सबका ध्यान जाए और हम एक दूसरे को प्रेरित कर पाए कि हमारा लक्ष्य में ध्यान जाए। ये सारी पॉइंट्स भी हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शन के मुद्दे हैं। इसके बाद कुछ व्यवहार अभ्यास के बिंदु जो मुझे इन सत्रों में समझ आए ऑब्जेक्टिव्स के रूप में, वो मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यवहार अभ्यास में है, जो पहले भी मैंने एक चर्चा में लेकर आए, पर अभी व्यवहार अभ्यास में इसको और फोकस करके रखना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरे ग्रोथ के लिए भी काफी जरूरी है कि हम स्वयं को भी क्रिटिसाइज ना करें और दूसरों को भी क्रिटिसाइज ना करते हुए परंपरा के अर्थ में चीजों को पहचान पाए। दूसरा है, जो भी हमें सामाजिक स्वीकृतियां, जो भी इसमें स्वीकृतियां हमारी हुई विचार अभ्यास के रूप में, सेल्फ रिफ्लेक्शन के रूप में, उसको वहन करने की क्षमता हम सब में बन पाए, उसको विकसित कर पाए। तीसरा व्यवहार अभ्यास का मुद्दा है कि मूल्यों के अध्ययन की एक तो प्रेरणा बने, उससे हमारी लक्ष्य स्पष्ट हो और वो हमारे जीने में, हमारे कार्यक्रम में, हमारे व्यवहार में उसके अनुसार जीना है, ऐसी स्पष्टता बन पाए। मूल्यों को प्रेरणा के रूप में स्वयं में स्थिर कर सके हम। परिवार में संस्कृति की एक समझ भी बने, एक कल्चरल सेंसिटिविटी बने, जो अभी के जैसे दो लोग जो अलग अलग कल्चर से हैं, वो उनका विवाह होता है तो काफी कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखते हैं, ऐसा हमारे चर्चा में आया था। तो हम अपने परिवारों में कल्चरल सेंसिटिविटी को किस तरह से अभ्यास करें, ये भी हमारे लिए एक व्यवहार अभ्यास का मुद्दा है। और स्पेशली काफी हमारे चर्चा में ये संदर्भ स्पष्ट हुआ था कि बच्चे और वृद्ध, उनकी एक्सपेक्टेशन ही होती है कि उन पर ध्यान दिया जाए। तो उनके साथ एक व्यवहार अभ्यास, उनके साथ एक उपकार पूर्वक या दयापूर्ण कार्य व्यवहार का अभ्यास हो सके, उनके ऊपर हमारा ऑब्जर्वेशन भी और मजबूत हो।
और एक प्रॉड के रूप में अगर हम अभी काम कर रहे हैं, और एक बॉडीली मन के रूप में अगर हम स्वस्थ महसूस करते हैं, और हमारे पास जो भी सुविधा के लिए जो भी साधन है वो सभी हैं, तो हम अपनी परिस्थिति को अधिक ज्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हुए हम जो भी काम करें उपकार पूर्वक सेवा, उपकार और सेवा के साथ हम प्रवृत्त रहें अपने कार्यों में, ये हमसे एक्सपेक्टेड है। ना कि अपनी परिस्थिति को बहुत सेंटर में रखना। ये हमारे लिए अभी एज मेच्योर इंडिविजुअल्स ये सही उदाहरण नहीं रहेगा अगर हम ऐसा करते हैं। तो ये सभी चीजें हमारे लिए व्यवहार अभ्यास के मुद्दे हैं। तो अभी तक जो मैंने शेयर किया उसको एक संक्षिप्त में अगर मैं रखूं, तो एक कंटेंट राइटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है हम सबके लिए, उसको करना क्यों जरूरी है हमारे स्वयं के विकास के लिए भी, और एक दूसरी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा की वस्तु के रूप में अगर इसको देना है, तो ये मैंने मेरी पहले चर्चा करी। उसके बाद हम किस तरह का प्रोसेसेस फॉलो कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग को लेके, उसके बारे में चर्चा करी। और मैंने दो सत्रों को, दो रिकॉर्डिंग्स को संदर्भ लेते हुए कुछ लेखन का प्रयास किया, जिसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, अभी के समाज की क्या क्या इश्यूज हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारे अभ्यास या हमारे लिए क्या क्या अभ्यास हैं इस पूरे कंटेंट में, उसको लिखा। जो अभ्यास हैं उसको हम विचार अभ्यास, सेल्फ रिफ्लेक्शन और व्यवहार अभ्यास, इस रूप में हम अभ्यासों को लिख सकते हैं। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो और भी कुछ हमारे विचारों के लिए ही और हमारे व्यवहार में ध्यान देने के लिए ही कुछ और अभ्यास हैं जो इसमें सेशन में आए थे। जो है वस्तु को देखते हुए वस्तु मूल्य के ऊपर कुछ कुछ बातचीत हुई थी। सबसे पहले इसमें ये आया था कि जो भी वस्तु हम उपयोग कर रहे हैं, हमारे उपयोग में ला रहे हैं, क्या हम उसमें श्रम मूल्य को पहचान पा रहे हैं। और अगर हम श्रम मूल्य को पहचान पाते तो यही हमारा शिष्टता का परिचय है, ऐसा हमारे डिस्कशन में आया था और मुझे स्वीकार भी हुआ ये। श्रम मूल्यों को पहचानने से क्या होता है कि विनिमय में भी हमारी शिष्टता बनती है, कि विनिमय के समय भी हम उसके श्रम, उसमें जो भी श्रम लगा है उसको, मानव का ये श्रम से हम किसी भी वस्तु को हमने पाया है, उसकी हमारे अंदर स्पष्टता बने। और साथ ही साथ प्राकृतिक ऐश्वर्य, जिसका वैसे तो कोई मोल नहीं है, पर वो उस वस्तु में प्राकृतिक ऐश्वर्य, नेचुरल कुछ रिसोर्सेस लगे हैं जो हम पहचान पाए, हमारे उपयोग करते हुए भी हमारे ध्यान में ये चीजें आए। उपरोक्त अगर हम पहचान के लिए क्या जरूरी है, तो मानवीय लक्ष्य की स्पष्टता हमारे लिए जरूरी है। नहीं तो हम पहचान पाएंगे तो वो कुछ गैप्स के साथ, एक होलिस्टिक तरीके से हम किसी चीज को पहचान पाए, वो तभी होगा जब हम मानव लक्ष्य को पहचान पाए, जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में हमें समझ आया। और जो भी हमारे परिवार में समृद्धि के लिए, सबसे पहले तो ये हमें क्लैरिटी हो कि समृद्धि हम परिवार के संदर्भ में ही समझ सकते हैं, और समृद्धि उसी अर्थ में बाबा जी ने लिखा है। और समृद्धि के लिए सामान्य कांक्षा और महत्वाकांक्षा की स्पष्टता होना परिवार में जरूरी है। हम ये भी हमारा ध्यान जाए कि श्रम मूल्य का आदान प्रदान जो है वो भाव रूप में होता है, और जो पैसा है उसके लिए जो भी हम पैसे का आदान प्रदान करते हैं वो एक टोकन के रूप में है। और हम जो भी अपने अभ्यासों में इसको लेकर आ पाए कि
व्यय, अपव्यय और सद्व्यय में क्या अंतर है, इसको समझना भी हमारे लिए आवश्यक है। और उसको सिर्फ पैसे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, उसको उपयोगिता के कॉन्टेक्स्ट में हम लेकर आ पाए और समझ पाए। ये सारी चीजें हमारे अभ्यास के मुद्दों के रूप में मैंने रखा। आई होप मेरी जो बात है अभी तक वो आप सबको स्पष्ट हो रही है और एक क्लैरिटी से, क्रमबद्ध तरीके से हम बढ़ पा रहे हैं। आज थोड़ा सा इसको भी रख देती हूँ। कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको हम हर सत्र में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वो कीवर्ड्स हैं जिस पर हमारा ध्यान मतलब हमारा ध्यान जा रहा है। और वो जो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट जो भी हमारा डिस्कशन हो रहा है उन वर्ड्स के, उन संदर्भों में हो रहा है, ये हम अपने में पहचान पाए। तो कीवर्ड्स को समझना और उसको अपने लेखन में लिखना, उसका एग्जैक्ट बाबा जी ने कैसे परिभाषा लिखी उसको भी समझना, और किस कॉन्टेक्स्ट में हमारे सत्रों में, हमारी चर्चा में आया, उसको भी परिभाषित करना जरूरी है, ऐसा लगता है। तो इसमें सबसे पहले शिक्षा के रूप में जो शिक्षा का कीवर्ड आया वो इस संदर्भ में आया कि अ, हमारी सफलता और अवसर को स्पष्ट विश्लेषण ही शिक्षा। हमारा जो भी सफलता, हमारी जो भी सफलता है और जो भी हमें अवसर प्रदान हुए, उसकी स्पष्टता, उसको स्पष्टता से हम विश्लेषित कर पाए और हमारी शिष्टता का दृष्टि उदय हो पाए। इस संदर्भ में शिक्षा का एक ये आया। फिर संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, इसकी विस्तृत चर्चा हुई। संस्कृति मतलब सामाजिक मूल्य, स्थापित मूल्य की स्वीकार क्षमता, इसको संस्कृति इस संदर्भ में हम ले रहे हैं। फिर सभ्यता, सामाजिक मूल्यों की वहन क्षमता को सभ्यता बोला। फिर विधि, स्थापित मूल्य, उसके अनुसार कार्य व्यवहार। और ये सभी कीवर्ड्स, इस ये एक उदाहरण के रूप में मैंने इसमें लिखा है। संदर्भ स्पष्ट हो और उसकी एग्जैक्ट परिभाषा भी स्पष्ट हो, इस रूप में हम कीवर्ड्स को देख सकते हैं। और उसको अगर हमारे लेखन में आए तो काफी उपयोगी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जो मुख्य इसमें मेन कंटेंट को लेके कुछ विषय वस्तु को लेके भी मैंने लेखन करने का प्रयास किया है, पर अभी 5:45 ऑलमोस्ट हो गया, 5:40 हो गया है। अगर कुछ भी डिस्कशन करना है, कुछ भी क्वेश्चंस हो अभी तक जो मैंने प्रस्तुत किया, वो हम ले सकते हैं डिस्कशन में, और उसके बाद आगे की प्रस्तुति के लिए कुछ समय हो तो वो करेंगे, नहीं तो हम कल इसे कंटिन्यू करेंगे। मुझे अवसर देने के लिए और बहुत ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम प्रश्न ले सकते हैं, आप सभी अनम्यूट करके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी चर्चा में जो भी बात को लेकर आना हो, जो भी फीडबैक हो, वो दे सकते दीदी नमस्ते, आवाज आ रहा है दीदी? हाँ जी भैया, प्रमोद भैया जी बताइए। आपने जो रखी दीदी बहुत बढ़िया लगा। इसके ऊपर ध्यान भी जाता है कि भी हम क्या करते हैं ना, मतलब कि सामने वाले के गलतियों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ध्यान जाने के बाद एक बार तो सोचते हैं, फिर अगला बार फिर वही घटना घटता है। दूसरा, भाषा भी हमारा काफी क्लिष्ट है। तो एक हम इसके लिए क्या करें, काफी मैं सोचता हूँ कि एक बचपन से जिस हम लोग माहौल में रहते हैं, हर आदमी का अपना अपना माहौल होता है, और हम जिस मैंने के परिवार में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ इस प्रकार से कभी कभी जोर से बोलना, तो एक बचपन से अभ्यास बना रहता है। तो न चाह के भी, मतलब उस तरह से न चाहते तो ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा चाहने के हम चाहते हैं तभी बोलते हैं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बिना चाहे बोलेंगे। लेकिन एक मैंने कि कभी कभी ऐसा होता है कि निकल ही जाता है। बहुत बार अभ्यास कर रहे हैं, तो इसको फिर कैसे ठीक करें, क्योंकि 20 साल 25 साल का अभ्यास बोलने का, टोन के ऊपर भी बहुत बड़ा लोग मतलब कि परेशान हो जाते हैं कि जब जोर से बोलने से भी उसमें काफी सामने वाला को ठीक नहीं लगता है।
तो इस अभ्यास को कैसे बदला जाए, क्योंकि 20 साल 25 साल का अभ्यास और अचानक से धीरे से बोलना और ऐसे बोलना कि सामने वाले को ठेस भी ना लगे। एक बार मैं साधन भैया से बोल रहा था कि भैया मैं तो, हमारा भाव में कमी नहीं था लेकिन सब थोड़ा जोर से हो गया। तो भैया बोले कि भाव जैसा है मुद्दा नहीं है, फर्स्ट बात तो आपका आपका शब्द ही मैंने ठीक होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान वहां भी हमको दिलाया गया था, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ उतना बदलाव नहीं हुआ है जितना मतलब होना चाहिए। तो उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा और कुछ रखती तो बढ़िया होता। जी, हमारे आगे के सत्रों में जो भी अभ्यास के मुद्दे हैं उसको हम चर्चा करेंगे ही। आज जो है कंटेंट राइटिंग को लेके जो भी हमारा डिस्कशन है, जो भी क्वेश्चंस हैं उस संदर्भ में रहे तो मुझे डिस्कशन करने में और एक इसको चर्चा में लाने में इजी रहेगा। एक उसका हम प्रयास करें। कंटेंट राइटिंग को लेके जो भी इनपुट्स हैं, जो भी आप सबका ध्यान गया, या हम किस तरह से इसका अभ्यास कर सकते हैं, इसको लेखन में ला सकते हैं, इसको हम अभी चर्चा करें। प्रमोद भैया, आपका जो क्वेश्चन है, आगे जो भी सत्र होगा उसमें जिस तरह से डिस्कशन होगा उसमें आप ये प्रश्न को रख सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ा सा अपने मुद्दे से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा कॉन्वर्सेशन। जी ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया। आज का जो ठीक आपने है। चर्चा रखा बहुत बढ़िया रहा, और ये बहुत ही हमारे लिए बढ़िया होगा अगर इसको हम लिखित रूप में ही करें और इसको शिक्षा में लाएं, तो एक हमको लगता है कि समाज को अच्छा दिशा मिलेगा और अपने ऊपर भी ध्यान जाएगा दीदी। जी ठीक है भैया, दीदी, ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। हेलो, आवाज आ रही है? जी चाचा, आवाज आ रही है हाँ, प्रमोद भैया के पॉइंट को लेकर और आपकी? कंटेंट राइटिंग को लेकर जोड़ सकते हैं कि जो हम्म, भी अभी हमारा पढ़ाई है, हम ठीक से पढ़ते नहीं। कंटेंट राइटिंग का इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि अगर डिटेल कोई चीज लेखन में आ जाती है और उसको हम सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तो जो जो हम पढ़ेंगे, यदि वो प्रामाणिक लेखन है, तो जो पाठक है उसके कल्पना में, अभी ये जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि कई बार हमारे शब्द गलत निकल आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, उसका भी एक शिक्षा होने की जरूरत। यदि शिक्षा हो जाए तो धीरे धीरे अपनी मानसिकता में ये स्थिर होगा, अन्यथा ऐसे बोलने में तो कितना भी निकल जाए। इसलिए भी प्रमोद भैया को भी यही सुझाव है कि पढ़कर, आप सुनकर कुछ लिखने का अभ्यास किया जाए। उन सारी घटनाओं को, वो क्या समस्या थी, उसका डिटेल कर लेते हैं तो एक डेटा जनरेट होता है, और धीरे धीरे हमें वो जो लूज हमारे में कनेक्शंस हैं भाषा और भाव के, जो कि अभी कॉम्प्लेक्स है, तो जैसे भाव यहाँ पर समझ, विचार, मूल्य, अर्थ इस प्रकार से लिया जा रहा है, तो मुझको लगता है कि अत्यंत उपयुक्त लेखन कार्य रहेगा सभी युवाओं के लिए और प्रौढ़ों के लिए भी, ताकि लिखते लिखते हमारी कल्पना में हमारी शिष्टता का आकार, प्रकार ये चित्रित हो जाए और हम वैसा बिहेव करने लगे, वैसे हमारे व्यवहार में आने लगे। तो एक अभ्यास तो चर्चा भी है, एक महत्वपूर्ण अभ्यास है कि उसकी पाठ्य वस्तु बनना, प्रैक्टिकल पाठ्य वस्तु बनना। तो काफी सारा मुझको लगता है कि पढ़ना होगा और शिक्षा के प्रति निष्ठा भी लाना होगा। तो अब उसके साथ में उसके कुछ अभ्यास होंगे, उन अभ्यासों को करते हैं, और ऐसे करते करते बिल्कुल एक विद्यार्थी की तरह कॉन्टेक्स्ट लेते हुए, प्रैक्टिसेस को लेते हुए, और हम आगे बढ़ेंगे, तो उसमें ये उपयुक्त होगा, ऐसा मुझे लगा। जी भैया, बहुत बढ़िया आपने ध्यान आकर्षण करा है कि हमारे में जो घटना घटता है हम लोग उसको हम लिखते नहीं है, उसको फिर अगला फिर उसी को दोहरा देते हैं। तो शायद लिखने से, और वो घटना किस कारण से घटा, किस कारण से हमारे में आवेश आया, और उसको देखते हैं,
तो फिर अगला बार उसको अभ्यास कर सकते हैं। तो ये शायद हमारे में उस तरह से अभ्यास बना नहीं है लिखने का। अगर उसको बनाते हैं तो शायद इसमें हमको लगता है बहुत बड़ी सुधार होगा भैया। और अब जो बोले शिक्षा की आवश्यकता है, वो तो जरूरी है ही, उसके लिए शिक्षा के ऊपर हम लोग को काम करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बातें करना शिक्षा नहीं है मेरे अनुसार। बातें तो हम अनएंडिंग कर सकते हैं। इतनी संसार में बात हो रही है, ये मोबाइल और ये कहाँ क्या फर्क पड़ रहा है। तो स्मृति चित्र तैयार होना, ये इस कंटेंट राइटिंग का या इस लेखन का मुख्य उद्देश्य है। हमारी स्मृति चित्र बनता है, जागरूक कैसे होंगे, और उसमें अगर अपनी सही स्थिति का आकलन और बाबा जी का जो ध्यानाकर्षण है वास्तविकता का, उसमें यदि कुछ प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है हम एक प्रभावशाली पाठ्यक्रम तैयार कर पाएंगे। पूर्णिमा मासी का हैंड रेस है उनकी, आप अनम्यूट नमस्ते। करके बोल सकते हैं जी। सभी को नमस्ते। बेटा बहुत बढ़िया, बहुत मतलब एकदम पिन पॉइंट हो गया। तो ये एक जो पॉइंट था चिंतन अभ्यास में, आपसी संबंध की त्रुटियों को व्यक्ति के स्थान पर परंपरा के परिप्रेक्ष्य में पहचानना। तो इसको मैं ऐसा समझ पा रही हूँ कि मान लो रिलेशंस में कोई वो है, समस्या है ना, तो हम उस व्यक्ति को तो मतलब उसको ही गलत समझ लेते हैं। जज जज करने जाते हैं तो व्यक्ति को ही गलत समझ लेते हैं, ये ना समझ के अभी तक की परंपरा कैसे रही और हमारे स्वयं का भी, कि भाई हम कैसे रिएक्ट करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें। किसी चीज को हम देख नहीं पा रहे हैं, व्यक्ति की गति को देख पा रहे हैं, स्थिति नहीं देख पा रहे हैं, तो हम खुद भी उसी तरह से परंपरा से जैसे चलता है यार, उस तरह से हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसको हम समझ पाए कि अभी तक की परंपरा ऐसी रही, तो अब मानवीय परंपरा बनानी है, तो हम पहले सबसे ऊपर अपने ऊपर काम करें। ऐसा मैं समझ पा रही हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ऐसा ही मैंने भी समझा है। हाँ हाँ, हाँ, और इसी ये बहुत अच्छा योगेश भैया का पॉइंट लगा मुझे कि इसको हम लिखे हैं। जैसे डायरी लेखन पहले होता था ना, डायरी लिखे तो मतलब भावुकता में लिख दिए, तो मुझे बहुत अच्छी ये चीज लगी क्योंकि मैंने सॉल्व करी एक चीज अपने अंदर कि कैसे मैं मतलब पुरानी बातें मेरे अंदर एक्यूमुलेट होती गई और मैं खट से रिएक्ट करी ला और बुरी तरह रिएक्ट हुआ वो। फिर मैंने और रिएक्ट करके फिर बहुत खराब लगा। फिर मैंने उसको कैसे अपने अंदर ठीक करा कि मेरी ईगो आ गई थी। छोटी सी बात थी, हमको लगता हम बड़े हो गए है ना, हम सही हैं, सही तो थे, ऐसा मैं नहीं बोल रही गलत है, लेकिन भाई सामने वाले की क्या स्थिति कहती है वो हमें समझना पड़ेगा। तो ये चीज मुझे मतलब मैं फिर रिजॉल्व कर पाई और फिर नॉर्मल हो गई। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि लिखे हम इसको। थैंक यू योगेश भैया। अभी इस ग्रुप में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो कौन कौन लोग लिख रहे हैं एक बार अनम्यूट करके बता सकेंगे? तो हम लोग एक गूगल ड्राइव बनाने की कोशिश करेंगे, और जितना भी लिखा हुआ है उसको गूगल ड्राइव में यदि रखते हैं तो साथ साथ हमारा ये तैयारी भी होता रहेगा। मुख्य मुद्दा है, मैंने अभी चर्चा नहीं किया, आगे चर्चा करूंगा। चित्त में 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो उन 8 प्रकार का जो चित्रण है, उस चित्रण की समृद्धि के लिए हमें ये अभ्यास आवश्यक लगते हैं। तो इस ग्रुप में जो जो लोग लिखने का अभ्यास कर रहे हैं, यदि एक बार वो अपना अनम्यूट करके बता दे तो हमें पता लगेगा कि कितना प्रयास हो रहा है। संदीप चाचा का हैंड रेस। और कौन है? जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। जी भैया मैं भी कोशिश कर रही हूँ लिखने की, लेकिन अभी तक ऐसा हो रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन की फॉर्म में ही आ पा रहा है। उसको कैसे हम एकेडमिक कांटेक्ट बना पाए, इसके लिए ये जो प्रस्तुति है ये बहुत यूजफुल है। आज गीता दीदी नहीं है, शायद गीता दीदी भी लिखती हैं। जी भैया नमस्ते सभी को। मेरा लिखना अभी इस संदर्भ में नहीं हुआ जैसा कि प्रेजेंटेशन में बताया गया, परंतु एडिटिंग और ट्रांसलेशन को लेकर के
एक प्रयास रहा है। तो अभी इस प्रकार के लेखन की ओर अग्रसर होना है, परंतु जितना लिखना भी हुआ वो ट्रांसलेशन और एडिटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हुआ। धन्यवाद। जी जी दीदी, मेरे साथ इधर सुमन दीदी भी हैं, बताइए। मेरा भी अभी ऐसे ही है जैसे आप लोग बता रहे हैं। मैं भी इसी तरह से लिखती हूँ। हाँ, थोड़ा जहाँ पे मुझे समझ में कुछ अच्छी चीज आती है तो मैं बस उसको अंडरलाइन कर लेती हूँ फिलहाल तो। ये अंडरलाइन कर लिया कि मतलब बाद में मेरे समझने में भी काम आ जाएगा, तो मैं भी इतना ही करती हूँ। तो अभी इस सत्र को सुन के और अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा मुझे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम अच्छे तरीके से जो बताया गया आज उस पे काम कर सकते हैं, और वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा, ये मेरे को लगता है। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। वैशाली दीदी लिखती हैं क्या? हेलो। तो कल हम हेलो। आगे बढ़ाएंगे। आगे आरती बेटा। वैशाली दीदी कुछ कह रहे थे। नमस्ते। नमस्ते मनहर भैया। एक वो जो पाठ्य पुस्तक या फिर जो कंटेंट राइटिंग है, उसमें जो भी ये व्यवहार अभ्यास है, उसमें हम वो जो केस स्टडी या फिर जो अभ्यास हुआ है उसका कुछ वैलिडेशन या फिर उसका जो आउटकम और इम्पैक्ट वो भी इंक्लूड करेंगे ना, कि कैसा है कुछ केस स्टडीज के ऐसा। आर- आरती दीदी। जी हाँ हाँ आरती भैया। बेटा करेंगे इसको। हाँ जरूर। पहला तो यही अभ्यास है कि एटलीस्ट जो हम सुन पा रहे हैं, जो हमारे अध्ययन में आ रहा है, जो हमारे ध्यान में आ रहा है, उसको हम लिखें। धीरे धीरे करके हमारा जो भी लेखक समूह है उसमें हम ये भी एक कॉन्सेप्ट नोट अपने लाइफ के अभ्यास जो हैं, जिसको हम केस स्टडी के रूप में देख रहे हैं, उसको भी हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। और उसकी भी हमारी काफी विस्तृत चर्चा संडे को होती है। हम सभी लोग जो लेखन का कार्य कर रहे हैं, मतलब पहले शिविर से लेके अभी तक की हमारी क्या क्या अभ्यास में आया, हम लोग किस तरह से अध्ययन हमने किया, किस माहौल में हम लोग रहे, हमारे अंतर संबंध में कैसे कैसे मुद्दे आए, ये सारी चीजों को हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। और इस लेखन में भी इसको हम आगे जाके जोड़ेंगे। अभी तो पहला फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी हम सुन रहे हैं सत्रों में, जो भी हमारे कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ये है कि इसको हम एक क्रमबद्ध तरीके से लिख लें। इसमें कुछ और जोड़ना है तो योगेश चाचा जोड़ सकते। ठीक है, पहला स्टेप तो यही है, अपनी अपने से कनेक्शन होना और अपनी स्मृति स्थिर होना। फिर केस पूर्णिम स्टडी ये सॉरी। सब। हाँ हाँ, कहिए कहिए। हाँ भैया, मैं ये बोल रही थी जैसे कोई घटना वाली बात है ना, उसको हम कैसे सॉल्व करें अपने अंदर। तो जो आपने कहा ना चित्रण शायद चित्रण की जो 8 क्रियाएं होती हैं है ना, तो उसको रूप गुण गणना काल विस्तार उसको उसमें मैं कैसे उसको लिपिबद्ध करूंगी, वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ठीक है, वो हमारी प्रगति का संकेतक है, पर पहले यदि अभी जैसा आरती बेटा बता रहे हैं वैसा एक कंटेंट हमारे सामने आए, एक मॉडल कंटेंट, फिर हम हम्म। उसको डेवलप कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, ठीक ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद। ठीक ठीक है। जी टाइम भैया। हो गया है। सिद्धांत गौतम, ये वंदना मासी है शायद, आपका हाँ, हैंडल। वो बेटा जी ने एक मीटिंग अपने स्कूल की अटेंड की थी कल, शायद वही नाम रह गया इसमें। ओके। अम, अ,
मैं एक छोटा सा प्रस्ताव था। तो आप इतने समय में जिस प्रकार से लिखते रहे हैं कंटेंट को अपने व्यवहार अभ्यास और अपने अनुभवों के आधार पर, यदि उसका एक छोटा सा सैंपल आप कल की प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत कर सके तो उससे भी थोड़ी सी दिशा मिल जाएगी। तो उसको एनरिच कर लेंगे हम लोग, बट एक प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाएगी, एक दिशा मिल जाएगी कि उसको किस प्रकार से हमें एग्जीक्यूट करना है या कैसे उसको लिखने के स्वरूप में लाना है। तो एक छोटा सा सैंपल यदि आप प्रस्तुत कर सकें तो वो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। हम लोग प्रयास, लेखक समूह में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक कंक्लूजन नोट लिखें। उसके कुछ पॉइंट्स तैयार हुए हैं, उसको मैं कल की प्रस्तुति में थोड़ा शुरुआत में 10 मिनट में उसको वो पॉइंट्स जिस पॉइंट्स को लेके मैंने लेखन शुरू किया है उसको मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ। और कल के सत्र में हम जो कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स है उसको भी मैं प्रस्तुत करूंगी। उसके साथ साथ जो भी गूगल ड्राइव बनाना है लिखने का कुछ एक मॉडल जो रहे उसको एक स्ट्रक्चर उसको मैं प्रस्तुत कर दूंगी गूगल ड्राइव में। इसको कैसे हम लोग डाल के हम एक कंटिन्यूसली इसमें काम कर सकते हैं, उन सारी चीजों को जो स्किल्स थोड़े से और थोड़ा टेक्नोलॉजिकली इसको एफिशिएंटली इसको मैनेज करना है, इसके बारे में कल की चर्चा में ये सारी बातें आ जाएंगी। तो आप स्ट्रक्चर और प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, कि उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है जिसके आधार पर लेखन होगा, उसमें आपने किन बिंदुओं के आधार पर उसको लिखा है। जी 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 हाँ, वो तो है ही, उससे बहुत ही मदद हो जाएगी उसको स्ट्रक्चर करने में। उसके अलावा छोटा सा एक पार्ट सिर्फ लिखा हुआ, यदि एक दिन के अनुभव का भी हो तो भी कोई हाँ, वही कंक्लूजन नोट जो अपने अनुभव के बेसिस पर ही लिखा है। जैसे मैंने शिविर से क्या सीखा, मानव तीर्थ के माहौल से क्या सीखा, उसको पूरा लेखन तो इस सत्र में मुश्किल है शेयर करना, थोड़ा सहज भी नहीं होता उसको पढ़ के सुना देना। तो मैं उन पॉइंट्स को लिख दूंगी, उसमें एक पॉइंट को एलैबोरेटली डिस्कस भी कर लेंगे। जी, बड़ी थैंक यू। ओके, हमारा समय हो गया है। आज की सेशन को यहीं पे रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे लेखन के ऊपर और जो भी चर्चा है जो शेष है उसकी प्रस्तुति, और कैसे हम सभी लोग लेखन में और डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, और ऐसे टीम इसमें हमारी ग्रोथ हो, इसके बारे में कल की चर्चा में ये सारे बिंदुओं को हम टच करेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं 5 बजे। नमस्ते सभी को। नमस्ते आरती बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया प्रस्तुति।